दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हमारे खास बातचीत कार्यक्रम में अभिनेत्री मधुलिका धर्मेंद्र जी हैं। मधुलिका जी सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं है, बल्कि फैशन डिजाइनर, स्क्रिप्ट राइटर, एंकर और वेडिंग प्लानर भी हैं। इसके अलावा पावर लिफ्टिंग में नेशनल मेडलिस्ट भी हैं। मैम, आपका जयदीप पत्रिका के इस मंच में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, एक व्यक्ति, इतने सारे किरदार, कैसे? सब ऊपर वाले की मेहरबानी है जयदीप जी। ये जी। मेरे अंदर ऐसा कोई हुनर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं बस ब्लेस्ड हूँ। जी। तो बस ये मालिक का करम है कि उन्होंने इस लायक समझा कि जहाँ किसी फील्ड में भी गई हूँ वहाँ एक पहचान छोटी सी सही लेकिन मेरी अपनी है। जी। जी। मैम, फिरोजाबाद से आप राजस्थान के कोटा में आए और जी कोटा के ड्रामा स्कूल से आपने एक्टिंग की पढ़ाई की। जी। तो कैसा रहा मैम आपका फिरोजाबाद से कोटा का सफर? उसके बाद एक्टिंग के क्षेत्र में क्या अनुभव रहे आपके? एक्चुअल फिरोजाबाद मेरा बर्थ प्लेस है। जी। सो मेरे दादा दादी वहीं रहते थे। जी। और मेरी परवरिश भी मेरे दादा दादी के पास हुई, मेरे पेरेंट्स के पास नहीं हुई। तो मेरी स्कूलिंग जब चल रही थी तब मैं 10th में कोटा आई थी। एंड जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मेरी शादी हो गई थी। जी। तो उस टाइम मैं सिर्फ 19 साल की थी। ओके। ये एक लव मैरिज थी। तो ओके। बस तब सोचा कि बस अब शादी हो गई, अब क्या करना है। मतलब मेरे लिए लाइफ का मतलब था कि शादी मतलब द एंड है, अब आगे कुछ नहीं करना। ओके। और जैसे किसी मूवी का था ना, बाय गॉड मुझे शादी करने का बड़ा शौक है। जी। तो जी। कुछ ऐसा ही सिनेरियो था उस टाइम पर। ओके। पर मेरे हस्बैंड ने भी कहा, मेरे फादर इन लॉ बहुत सपोर्टिव थे, सबने बहुत कहा कि पढ़ाई करो। तो फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर मैंने एचआरडी में डिप्लोमा कोर्स किया। मतलब मैं वहां से जर्नी स्टार्ट होती कि मैं थोड़ा 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 मैंने आईसीआईसीआई प्रूव भी किया। मैं मुझे आईसीआई ने फिर एक फ्रेंचाइजी थी उनके कार लोन एंड होम लोन की। जी। वो मेरा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं था, तो उसको बंद करके मेरा फैशन डिजाइनिंग में एक रुझान था। ओके। तो उस फील्ड में फिर चले गए। तो मैंने 12 साल एक बुटीक रन किया। ओके। और जब उसको वाइंड अप किया तो उसके साथ मैं पुट ऑन कर चुकी थी 97 kg, जब मैंने जिम की तरफ रुक किया था। मतलब जस्ट लुक लाइक अ स्मॉल टेडी बेयर। ओके। सो मैं बिल्कुल इतनी हेल्दी हो चुकी थी और मैंने तब जिम की तरफ रुक किया। और यही एक समय था जब मैंने साथ के साथ ड्रामा स्कूल ज्वाइन किया। ओके। तो ये दोनों चीजें सेम टाइम पर थी। और वर्कआउट करते हुए तब पता लगा कि हमारी अपनी अंदर इनर स्ट्रेंथ कितनी है। जब लोग कहते हैं कि 40 साल की उम्र में एक औरत क्या करती है, तब एक औरत को पता लगता है कि वो 100 kg वेट उठाकर फेंक सकती है। तो ये सोसाइटी को जवाब है, क्योंकि औरतें ये सोचती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम भीड़ का हिस्सा हैं, हमारा काम सिर्फ फैमिली संभालना है, बच्चों की परवरिश करना है। लेकिन नहीं, आपका काम खुद को तराशना भी है। एकदम सही कहा मैम। जी मैम। मैम, एक अभिनेत्री के तौर पर आपको क्या लगता है, एक्टिंग के क्षेत्र में कैसे अपना करियर बनाया जाए? एक्टिंग के क्षेत्र में सबसे पहले, एक्टिंग कोई करने की चीज नहीं है जयदीप जी। ओके। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। ये एक हम खुद को उस माहौल में अपने आप को ढालकर ये निश्चित करना कि हम उसी माहौल के लिए हैं। जो भी सीन है, हमें खुद के ऊपर उसको सोचना पड़ता है कि इस जगह पर हम होते तो हम कैसे रिएक्ट करते। आप जितने संजीदा अपने व्यवहार में होंगे उतने ही संजीदा आप अपने एक्टिंग में होंगे। लोग सोचते हैं एक्टिंग सीखना है, ये मुझे नहीं लगता एक्टिंग कोई सीखने की चीज है। ये नेचुरल होती है, ये एक सेल्फ है, अपने अंदर का है। हम उसको कितनी खूबसूरती से बाहर निकाल सकते हैं, वही एक अभिनय है। आप, मैं, पूरी दुनिया, हम लोग क्या है, एक रंगमंच ही तो है, हम अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। तो एक स्कूल ज्वाइन करके एक्टिंग सीखना ठीक है, वहां बारीकियां हैं, आपको डायलॉग डिलीवरी कैसे होनी चाहिए, आपकी वोकल क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, आपका टेम्पो कैसे रहना चाहिए, ये बारीकियां उस स्कूल में सीखना जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको एक्टिंग क्लासेस नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आपके अंदर अगर एक्टिंग नहीं है, आपके अंदर अगर उस चीज को जीने की क्षमता नहीं है, तो फिर आप कभी एक्टिंग नहीं कर सकते।
तो मेरा यही है कि मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है, सबके अनुभव मैं देखती रहती हूँ, लोगों को बहुत एनालिसिस करती हूँ कि ये इस जगह पर मैं होती, मैं तुरंत से कभी रिएक्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इंसान को उस सिचुएशन पे आप क्या फेस कर रहे हैं वो आपका वो है। उस जगह पे अगर आप आ रहे हैं तो ये आपका है कि आप क्या फेस कर पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, किस दर्द से गुजर रहे हैं, किस मनोभाव से गुजर रहे हैं। मैं उस जगह पर नहीं हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस मनोभाव को उस जगह पे आके समझने की, और तब उस मानवीय व्यवहार को बाहर जीवंत कर सकते हैं आप। जी जी मैम, आपने अपनी एक्टिंग की शुरुआत कैसे की? मतलब आपको क्या लगा? मैंने एक्टिंग की शुरुआत यहाँ पर कोटा में, कोटा स्कूल ऑफ ड्रामा था, विवेक शर्मा डिम्पल जी उसको चलाते थे, वो फैमिली फ्रेंड है। तो जब मैंने जिम के लिए रुक किया तो उनकी भी वो शुरुआत थी, तो उन्होंने एक दिन बुलाया कि भाभी आओ, मैंने ये स्कूल डाला है। तो मैं मिलने के लिए चली गई, उनको पता था कि मैं पोएट्री वगैरह करती हूँ, लिखने का शौक है मुझे। तो बोलते हैं आप आओ तो मैं एक हाड़ोती प्ले उठा लेता हूँ। और हाड़ोती मतलब मेरी जबान साफ नहीं है उसमें, जी जी सॉरी जी। टू से, इतने साल हो गए, पर मैं हाड़ोती में अभी भी मतलब बहुत कच्ची हूँ, समझ लेती हूँ पर बोल ओके। नहीं पाती। तो मैंने कहा डिम्पल भैया मैं हाड़ोती तो नहीं बोल सकती। तो बोलते हैं आप कोशिश करें, क्या नहीं कर सकती। और पहला प्ले हमने करा था मुंह तो भूल गए, एक ओके। कॉमेडी एक्ट था ये। जी। तो वहां से एक स्टेज जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मैंने बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए, बहुत। और धीरे धीरे पता चलता है कि मैं नाटक लिख भी सकती हूँ। जी जी तो जी। एक दिन एक कहानी मेरी जिंदगी से ही उठाई हुई थी, मैंने अपनी एक बर्थडे पर अपने आईज डोनेट की थी, देन दूसरे बर्थडे पे मैंने अपने ऑर्गन डोनेट किए थे। जी और मैं कहीं से आ रही थी तो मैंने एक एक्सीडेंट देखा एक लेडी का, और वो बड़ा मार्मिक दृश्य था। वो जी राशन का सामान लेके जा रही थी, तो वो सब बिखरा पड़ा था। तो वहां मैं, उस घटना ने मुझे सोने नहीं दिया था उस रात। जी। और वहां से कहानी कहानी जन्म लेती है दुआ की। ओके। तो वो मैं पूरा ऑर्गन डोनेशन पे बेस्ड एक प्ले मैंने तैयार किया, और उसके अब तक मैं 12 से 13 शो कर चुकी हूँ। और उस ओके। दुआ ने मुझे इस लाइन में आके एस्टेब्लिश कर दिया। वो दुआ मेरे लिए दुआ की तरह ही साबित हुआ। ओके। आज तक जितनी जगह मैंने उसको परफॉर्म किया है, लोगों ने, चाहे वो कोई सी भी स्टेज है, कोई सी भी जगह है, स्टैंडिंग ओवेशन ही पाया उसमें, लोग मुझे स्टेज पे खड़े नहीं होने देते। तो उसके बाद फिर अब बस और नहीं, मैंने वुमेन पावर के ऊपर, कन्या भ्रूण के ऊपर, दहेज वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो महिलाओं को की जिंदगी में एक श्राप की तरह ही है, उनके ऊपर अब बस और नहीं। फिर मैंने सैल्यूट लिखा पुलवामा अटैक के ऊपर, बहुत सारी प्लेज में, एक मूवी अब मैं उसको बनाने का सोच रही हूँ। पर मेरा प्यारा प्यारा कोटा शहर से मुझे कभी कोई मदद नहीं मिली, ना कोई आश्वासन मिला कि आप मूवी स्टार्ट करें। तो ये एक छोटी छोटी जब बच्चियों के रेप केसेस हो रहे थे, और हम उन बच्चियों को कहते हैं 7 बजे बाद बाहर मत निकलो या 9 बजे बाद बाहर मत निकलो, लेकिन जब ये कोई इंसान अपना घर का हो तो हम बच्चियों को कहाँ छुपाएंगे। एकदम तो सही कहा। ऐसी एक मार्मिक कहानी है खामोश सिसकियां चीखते सवाल। और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मरने से पहले उसे पूरा जरूर करना ओके, चाहूंगी। गुड गुड। तो शहर से बिल्कुल मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद किसी के कानों में ये पड़े, क्योंकि बेटियां साझी होती हैं, बेटियां सबके घर में होती हैं। जी तो ये प्रोजेक्ट मैं बनाना चाह रही हूँ। जी। तो यही एक छोटी सी दुनिया है मेरी। मैम, एक्टिंग के जो क्षेत्र है एक्टिंग का, उसको लेकर हमारे समाज में कई सारी गलतफहमियां हैं। और जी। उस क्षेत्र को अगर मैं बोलूं सीधे शब्दों में, तो उसे गलत नजरिए से देखते हैं। बोलते हैं कि एक्टिंग गलत लोग करते हैं, या उनका कोई इज्जत नहीं होती, इस टाइप की बातें समाज में फैली हुई है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? समाज में भ्रांतियां गलत हैं ये, क्योंकि एक्टिंग करना मतलब हम कोई यथार्थ नहीं जी रहे हैं। उसको हम लोग बस वो एक अभिनय मात्र है। कई बार उनको लगता है कि हम एक सीन कर रहे हैं, अगर वो कोई ऐसा रोमांटिक सीन है तो वास्तव में महिला ये कर रही है, ये एक मिथ है। और किसी भी फील्ड में मतलब ऐसा आप सोचें महिलाओं के लिए, क्योंकि हमें अपनी मर्यादाओं का ध्यान होता है, हर हर महिला को अपनी मर्यादा का ध्यान होता है। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये कोई सिखाने की चीजें नहीं है। औरतों को एक सिक्स सेंस होता है सब चीजों को समझने का। तो समाज में ये भ्रांतियां, इनको दूर करना चाहिए। हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं बहुत टैलेंटेड हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड है, ना सिर्फ एक्टिंग का फील्ड, वो हर एक फील्ड में सक्षम है। सिर्फ उनको थोड़ा तराशने की, थोड़ा सा उनका साथ देने की जरूरत है। जी मैम, इसके अलावा जो वेडिंग प्लानर आजकल हो रही है, जी। उसको आप कितना उपयोगी मानते हैं वर्तमान में?
ये सवाल थोड़ा सा आपने कठिन पूछा है जयदीप जी, क्योंकि मैं एक वेडिंग प्लानर हूँ, तो अपने ही बिजनेस को थोड़ा सा वो जस्टिफाई करना वो ठीक नहीं लगता। एक सपना है इंसान का कि उसकी शादी बड़े धूमधाम से हो, राजा महाराजा की तरह हो, लेकिन मुझे अनावश्यक रूप से इतना खर्चा करना थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है। यही पैसा आप बिटिया को दीजिए, उनके भविष्य में काम आएगा। और आजकल एक ट्रेंड चल गया है प्री वेडिंग शूट का, जो जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। जी। मुझे वो सब नहीं अच्छा लगता है कि आप प्री वेडिंग, मतलब एक तरह से अपने अपना कल्चर नहीं है ये। मुझे प्री वेडिंग के नाम पर जो ये गंद फैली हुई है सोसाइटी में, ये मुझे पसंद नहीं आती। यहाँ पे मैं थोड़ी सी, अगर लोग मुझे कहें रूढ़ीवादी, तो हाँ ठीक है, मैं रूढ़ीवादी हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि वही वही आपके बहुत पर्सनल आपके पल है जो आप पूरी सोसाइटी के सामने उसको दिखा रहे हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं लगता है। और बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना मुझे नहीं लगता कि आप उसको इतना भव्य बना रहे हैं। यही पैसा आप बचा के उन बच्चों के भविष्य के लिए आप उनको कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उनके नाम पे कोई आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं जो भविष्य में उनके काम आएगी। अन्य इतना ताम झाम सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए, मतलब मैं इसको थोड़ा जस्टिफाई नहीं मानती। ठीक। मैम, इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी तो ओटीटी से कई सारे नए जो अभी नेता या अभिनेत्री हैं या जो एक्टिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें इजीली आसानी से मौका मिल जाता है पहले के मुकाबले। एक्चुअल जयदीप जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद जिसे कहते हैं ना गुदड़ी के लाल, जी। वो बाहर आए हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक्चुअल एक्टर हैं। जी। बॉलीवुड के लिए तो हमें फिर तब एक लगता था, एक सपना लगता था, ड्रीम लगता था, हर किसी को मौका नहीं मिलता था। बॉलीवुड हर किसी को जो अपनी दुनिया है उसमें शरीक नहीं करता। लेकिन जब से सुशांत सिंह राजपूत जी की डेथ हुई, एक तरह से मैं तो ये कहूंगी कि श्राप लग गया बॉलीवुड को। और वहां से ही ओटीटी प्लेटफॉर्म ने जन्म लिया। और बहुत अच्छे अच्छे सितारे जो थे, जिनको हम आज देख रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे पंकज त्रिपाठी जी जैसे, मतलब बहुत गुणी, जिनका मतलब नाम लेने के लिए भी कानों को हाथ लगाना पड़ता है, इतने गुणी उनके किरदार जो है सामने आए। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म को मैं बहुत हद तक तो सही कहूंगी और बहुत हद तक गलत भी कहूंगी, क्योंकि बॉलीवुड की जो मूवीज थी उन पे एक सेंसर नाम की चीज थी। ओटीटी में ये चीज नहीं है। गालियां होना हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में है। मुझे वैसे अब्यूजिंग लैंग्वेज पसंद नहीं है, लेकिन है सोसाइटी में है। लेकिन कई सीरीज ऐसी हैं जिनमें उनकी जरूरत नहीं है। जी। क्योंकि जी। मैं किसी भी मूवी को एज अ क्रिटिक देखती हूँ, मुझे लगता है कि इस सीन में इन सब गालियों की जरूरत क्या थी। और सोसाइटी में हम लोग ना नग्नता ज्यादा परोस रहे हैं। आपको लगता है कि इसको हिट करने के लिए एक ऐसे सीन की डिमांड है जिसको हम फैमिली के बीच में बैठ बैठ के नहीं देख पा रहे। और जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म आया, हर घर में फायर स्टिक हो गई, आप फैमिली के संग देखना ही देखना है। तो वो एक चीज मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। अगर सीन की रिक्वायरमेंट है तो आप दीजिए, लेकिन अगर सीन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो प्लीज, समाज तो ऑलरेडी बहुत गंदा हो चुका है, इसको और गंदा करने की जरूरत नहीं है। ओके। मैम, साउथ फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो मुकाबला चल रहा है अभी वर्तमान में, उसको आप कैसे देखते हैं? बॉलीवुड कहीं नीचे चला गया है, साउथ इंडस्ट्री जो है बहुत तेजी से ऊपर उठ रही है। जयदीप जी, अप्स एंड डाउन्स तो हर उसमें है। कभी एक पलड़ा भारी है, कभी ये है। और पहले भी बहुत सारी जो रिमेक थी वो साउथ की होती थी, पर फैंटेसी ज्यादा है साउथ की मूवीज में। और यूथ जो है वो पसंद करता है, क्योंकि उनकी उनको एक आभासी दुनिया पसंद आती है। यथार्थ देखने वाले आज भी बॉलीवुड को ही पसंद करते हैं। जितनी मूवीज यथार्थ से जुड़ी होंगी वो उतनी ही अच्छी लगेंगी। आप भी गदर देखिए, गदर पार्ट 2 आया है, तो ये सब चीजें हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। आप अगर RRR पे जाएंगे, नो डाउट बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत बिजनेस किया है, बहुत प्रॉफिट किया है, उस तक ऑस्कर तक गई है, तो हमारे लिए तो एक प्राउड मोमेंट है, हमारे देश की कोई मूवी वहां तक गई है। लेकिन अगर आप देखें तो पूरा आभासी है। तो थोड़ा सा, मैं साउथ की मूवीज ठीक है, आप एज अ एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ खास नजर नहीं आता कि आप उनकी मूवीज ज्यादा अच्छी हैं। हमारे बॉलीवुड के बहुत अच्छी मूवीज हैं, और SRK इज द बेस्ट। सो उनकी मूवीज बहुत अच्छी हैं। सारी मूवीज बहुत अच्छी हैं। हमारे यहाँ के स्टार भी सारे बॉलीवुड के बहुत अच्छे हैं। तो अगर इनमें करना, वो भी अपने देश का हिस्सा है साउथ भी,
तो अच्छा है उनका भी, जहाँ अच्छी मूवीज हैं, बाहुबली बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी। तो कंपैरिजन करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। मैम, आपकी जो पहली फिल्म थी या पहला प्रोग्राम था एज ए जी। अभिनेत्री, उसके अनुभव क्या रहे? मतलब आपको कैसा फील हुआ था कि आप पहली बार इतने बड़े कैमरा लाइट के सामने खड़े हो, कोई आपको कमांड दे रहा है, आपको उस हिसाब से डायलॉग बोलने हैं? जयदीप जी, एक्चुअल मेरा स्टेज का बहुत अच्छा सा सफर रहा। तो जब आप एक्ट स्टेज पे अगर आप परफॉर्म करने लगते हैं, जब आप बिल्कुल लाइव सामने लोगों के कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है आगे परफॉर्म करने के लिए। तो जब मैं बोझ नहीं करा, जब वो एक वुमेन के ऊपर था कि उन्होंने उसको एक कन्या को जन्म नहीं देना चाहता था उसका पति, और वो बोल रहा है उसको अबॉर्शन के लिए, और वो तैयार नहीं होती है, एक बहुत मजबूत किरदार था। तो और ये मूवी थी कौशल राज किशोर जी की, बहुत अच्छे डायरेक्टर है। तो उनके संग काम करना मतलब आप सिर्फ उनको सुनते चलिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। डर क्या होता है कैमरा का, ये सब तो चीजें कभी मेरे अंदर थी भी नहीं, और उन्होंने कभी अपने आर्टिस्ट को इन सब परेशानियों से रूबरू भी नहीं होने दिया। तो एक पूरी अच्छी जब टीम साथ में काम करती है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। तो आज तो अब मुझे कैमरा और ये सब चीजों में खैर मुझे कोई अब फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पहले अपने एक्ट में भी कभी फर्क नहीं पड़ा। मैम, आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, जी। जबकि आजकल सोशल मीडिया में हर कोई राइटर बना हुआ है। जी। स्क्रिप्ट राइटिंग क्या चीज होती है? थोड़ा समझाइए अपनी भाषा में कि क्या इसमें कैरियर बन सकता है और कैसे किया जयदीप जी, किया जा मैं सकता है? सिर्फ स्टोरी राइटिंग करती हूँ। जी। मैं स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूँ। मैं स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहती हूँ। एक अलग प्रोसेस होता है उसमें, आपको क्या लोकेशन है, क्या क्या प्रकाश की व्यवस्था रहेगी, इस वक्त कौन कौन सा किरदार रहेगा, उसकी एंट्री कहाँ से रहेगी। हम्म। तो ये पूरा एक स्क्रिप्ट राइटिंग का हिस्सा होती जी। है ना। तब ये जी। जब सब इतनी बारीकियों पे काम किया जाता है, और कौन सा पौधा रहेगा, उस पे जल देते हुए वो किधर देखेगी, कैमरा किधर से होगा, ये सब बारीकियां उस स्क्रिप्ट जो राइटर होता है वो अपने उस प्ले में पूरी स्क्रिप्ट में लिखता है। जी। मैं सिर्फ स्टोरी राइटर हूँ, और मैं चाहती हूँ जब मैं अपनी स्टोरी लिख रही होती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इन सब बारीकियों का जिक्र करूँ। पर ये एक सीखने वाला वो है, क्योंकि इसका एक कोर्स होता है। तो मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगी उस कोर्स को करूं, क्योंकि मैं अपनी कहानियां को जीती हूँ। जी। जी। मैम, आजकल सोशल मीडिया पर लोग फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। इस पर आप क्या बिल्कुल। कहना चाहेंगे? ये बताइए आप। मतलब फेमस होना ही सिर्फ जीवन का उद्देश्य रह गया हमारा, या और भी कुछ है? जयदीप जी, एक्चुअल ना इंसान इतना अकेला हो गया है जब से ये मोबाइल आए और हम सेल्फी लेने लगे। सेल्फी का मतलब क्या होता है? सेल्फी का मतलब होता है कि हमारा फोटो लेने के लिए हमारे आसपास कोई नहीं है। वो एक पल जिसमें हमें लग रहा है कि अरे अब हम बड़े अच्छे लग रहे हैं, या इस पल को हम जी लें, तो पता पड़ता है कि उस पल में हम अकेले हैं। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हम सिमटते जा रहे हैं एक खोल में। जी। हमने अपने आसपास एक आवरण तैयार कर लिया जिसमें हम किसी को अलाउ नहीं करते आने के लिए। तो ये अकेलापन ही तो है। जी। तो अब इस अकेलेपन को एंजॉय करने के लिए इंसान रील बना रहा है। एक टिकटॉक आया था, हर कोई उस पे भाई मुजरा कर रहा है, जो देखो जो ठुमके लगा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता, ये टैलेंट आप कहीं और करिए ना, तो दुनिया देखेगी, वाहवाही करेगी, आपको कुछ प्रशंसा मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा। टिकटॉक पे आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं अपने मन की खुशी के लिए, मैं तो कई बार अपने मन की खुशी के लिए एक पिक डालती हूँ, कोई गाना डाल देती हूँ, उस पर 3,000 लाइक आ जाते हैं। तो मतलब मैं तो पागल हो जाऊं भाई, मैंने तो एक फोटो ही डाला था। मतलब मुझे तो ढंग से रील बनाना भी नहीं आता, सही बताऊं, मुझे ढंग से रील बनाना भी नहीं आता। कभी कोई अच्छा वीडियो होता है, कोई एक पुराना सॉन्ग, क्योंकि पुराने सॉन्ग जो है वो सभी पसंद करते हैं। अब उसमें 3,000, 4,000, 5,000 लाइक्स आ रहे हैं, और मैं तो फिर पागल हो जाऊं, रोजाना रील बनाने बैठ जाऊं, अपना सब काम दाम भूल कर। तो ये ठीक नहीं है। अगर आप में कोई टैलेंट है तो उसको बाकायदा उसको बाहर निकालिए। इतने सारे अब तो प्लेटफॉर्म मिलने लग गए हैं। आपके लोकल भी स्टेज, आपको बहुत सारे इवेंट्स होने लगे हैं, कोटा शहर में भी बहुत सारे इवेंट्स होने लगे हैं, और आने वाले समय में तो कोटा तो पता नहीं कहाँ पहुंचेगा। मैं आने वाले 10 सालों में देखती हूँ कि कोटा तो टक्कर देगा विदेशों को। ओके। तो अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप ये सब छोड़ के उन पे अपना दिखाएं प्रतिभा। एक महिला होने के नाते आपने एक्टिंग के क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले कितना संघर्ष किया, जो आपको लगता है?
नहीं, मैंने मुकाबला किसी में नहीं किया जयदीप जी। मुझे संघर्ष करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। एक्चुअल ना मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर इन लॉ सिंगर हैं, और पूरा माहौल एक वैसा ही था। मेरे फादर इन लॉ श्री तेजकरण जी राव बहुत अच्छे नामचीन सिंगर रहे हैं। तो ये पूरी फैमिली मतलब एक गॉड गिफ्टेड फैमिली है जिसको ये सब चीजें थी। और शायद इस माहौल का ही असर था कि मेरे अंदर एक कलाकार जो था वो बाहर निकल सका। जैसे कहते हैं, लोग कहते हैं एक प्रतिभावान अगर पति है तो उसके पीछे उसकी वाइफ होती है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन अगर एक औरत प्रतिभावान है तो उसके पीछे उसकी पूरी सपोर्टिव फैमिली होती है। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा, कोई भी महिला आगे नहीं बढ़ पाएगी। बढ़ेगी भी तो उसको फिर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये ऊपर वाले का एक मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे बच्चे बहुत सपोर्टिव है। तो इसलिए मैं इतना सब कुछ जो भी थोड़ा बहुत कर पाई हूँ। भारतीय महिलाओं में जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है रील बनाने का, इसके अलावा अ, और भी मतलब सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ करने का, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं अपने शरीर का प्रदर्शन भी हो रहा है, इसके अलावा वो डिप्रेशन का शिकार भी हो रही हैं। और ऐसा नहीं कि वो मतलब उन्हें जरूरत है वो चीज़ करने की, अच्छी फैमिली से हैं, कुछ और अपने चीज को बेहतर तरीके से प्रस्तुत भी कर सकते हैं या कोई अच्छा कोर्स करके भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए जयदीप जी, इस जगह अगर हम स्पेसिफिक करेंगे हम लोग कि सिर्फ महिलाएं, पुरुष भी बहुत भोंडा प्रदर्शन कर रहे हैं। पर सिर्फ उनको आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि वो पुरुष हैं। तो हम्म। इस जगह में मैं महिला और पुरुष में भेद नहीं करना चाहूंगी। इस तरह का कोई भी प्रदर्शन जो आप रील बनाकर कर रहे हैं गलत ही है। चाहे महिलाएं हैं अंग प्रदर्शन के माध्यम से चाह रही हैं कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े, या पुरुष ऐसा कुछ कंटेंट लेकर आ रहे हैं कि फॉलोअर्स बढ़े, तो ये बेवकूफी है। आप ही समाज में गंदगी कर रहे हैं। मुझे पसंद नहीं है कि आप वो छोटे छोटे कपड़े पहन के और रील बनाकर और फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि आपके फॉलोअर्स बिल्कुल भी ना हो। फॉलोअर्स बढ़ाने का कोई सीन नहीं है। आपको उससे कोई इनकम नहीं हो रही है। वो करोड़ों में होंगे तब जाके आपको उसकी इनकम आपको शुरू होगी। तो ये एक बेवकूफ भरी बात है। फिर दूसरी बात कि महिलाओं में डिप्रेशन होना उस फैमिली की हार है। अगर किसी फैमिली की कोई महिला डिप्रेशन का शिकार है, इसका मतलब उस फैमिली की जो नींव है उसमें कहीं कोई कमजोरी है, कहीं कुछ कमी है। तो नहीं तो एक अच्छी खासी फैमिली, एक पति, एक भाई, एक बच्चे, पिता, इन सब के होने के बावजूद, माँ के होने के बावजूद अगर एक लड़की, एक बेटी, एक औरत डिप्रेशन में जा रही है तो इसका मतलब कमी कहीं उस परिवार में है। जी। इसके अलावा भारतीय समाज में महिलाओं को बराबरी के अधिकार देने की आवाज समय समय पर उठती आई है, और आज भी सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं ये आवाज उठ रही है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? महिलाएं चाहती हैं बराबरी का अधिकार, या वो लड़ना ही नहीं चाहती अपने अधिकारों के लिए? क्यों नहीं लड़ना चाहिए? जब प्रकृति ने भेद नहीं किया, एक माँ को जन्म देते वक्त, एक बेटी को जन्म देते वक्त भी उतना ही तकलीफ का सामना उठाना पड़ता है जितना एक बेटे को जन्म देते वक्त उठाना पड़ता है। तो जब प्रकृति ने भेद नहीं किया तो सोसाइटी भेद करने वाली कौन होती है? तो मैंने अगर अपने दोनों बच्चों की परवरिश करी जयदीप जी, तो वो मेरे लिए बिल्कुल बराबर रहे हैं। अगर मैंने मेरी डॉटर को किसी जगह पे जाने के लिए मना करा है तो मैंने मेरे बेटे को भी उसी जगह पर जाने के लिए मना किया। अगर मैंने टाइम बाउंडेशन बेटी के लिए लगाई है तो टाइम बाउंडेशन बेटे के लिए भी है। तो ये जो चीजें हैं ये परिवार से ही शुरू होती हैं। अगर आप बच्चों को समान भाव से बड़ा करेंगे तो वो लड़कियां आगे जाके समान भाव से ही आगे बढ़ेंगी। तो ये जो है ना, हम अपना हक क्यों छोड़े? ये हकीकत है, हमें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। हमें औरतें कहती हैं अरे जाने दो जी, परिवार टूटेगा, या हमें क्या करना है, छोड़ो। भाई हैं तो वो भी सोचते हैं कि भाई बहन को हमें कुछ ना देना पड़े। अगर फादर ने प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया है तो भाइयों को लगता है कि बहन को कुछ ना देना पड़े। तो देने वाले तुम कौन होते हो? वो तो पेरेंट्स तय कर रहे हैं ना। अगर पेरेंट्स देना चाह रहे हैं तो भाइयों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए इस चीज से। तो बराबरी का हक तो मिलना ही चाहिए ना। अगर ये हम तो एक रथ के दो पहिए हैं, एक तरफ पुरुष है और एक तरफ महिला है। अगर आप सोचिए कि एक पहिया थोड़ा कमजोर होगा तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी? आप खुद सब इस चीज को एक बार सोच के देखिए। तो समान रूप से जिस दिन महिलाओं की सहभागिता बढ़ जाएगी सोसाइटी में, तो आप देखिए कि जो भाई हमारा थोड़ा बहुत पीछे जो चल रहा है भारत, तो दुगनी तेजी से आगे बढ़ेगा। तो मेरे को लगता है कि अगर आप और चीजों में छूट दे रहे हैं, आप मोबाइल दे रहे हैं महिलाओं को, ये दे रहे हैं, आप फ्री शिक्षा दीजिए ना।
आप उनको रोजगार के अवसर दीजिए ना। आप गाँव में स्कूल करिए, क्योंकि 10वीं तक बहुत से ऐसे गांव हैं को सिर्फ बाहर पढ़ने भेजा जाएगा, इसलिए उन बच्चों की पढ़ाई छुड़ा दी जाती है। तो काम करने के लिए तो भी बहुत कुछ बाकी है। हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ये सुविधाएं नहीं होंगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आप साइकिल दे रहे हैं, लेकिन आप स्कूल दीजिए ना। आप मोबाइल दे रहे हैं, आप हमें आगे रोजगार के अवसर दीजिए। तो अभी कमी बहुत कुछ है जयदीप जी। तो सोसाइटी में जिस दिन महिलाएं, हर वो समाज तरक्की करेगा जिसकी महिलाएं आगे होंगी। आप एक पब्लिक फेस हैं, जी। आपके बातों का असर भी होता है, आप अपनी बातों को रखते भी होंगे खुल के, जहां तक मुझे लगा आपकी प्रोफाइल देख के। तो आप दहेज प्रथा, इसके अलावा भारत में कई ऐसी परंपराएं हैं, जैसे व्रत है, व्रत त्योहार सिर्फ महिलाएं रखती हैं, पुरुष नहीं रखते हैं। बस कभी भाई के लिए रखती हैं, कभी पति के लिए रखती हैं, कभी पिता के लिए रखती हैं। इन चीजों का भी तो हम लोगों को सुधार करने की जरूरत है, नहीं लगता आपको? दहेज प्रथा के तो खिलाफ मैं शुरू से रही हूँ। अगर आपको दहेज में देना है तो बेटी को एजुकेशन दीजिए, वो उसका सबसे बड़ा हथियार है। जी। आप जो पैसा देंगे वो कोई भी छीन सकता है, लेकिन आप जो पढ़ाई देंगे, आप जो उसके व्यक्तित्व को तराश के भेजेंगे, उसे कोई नहीं छीन सकता। दूसरी बात ये है, आपने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? दूसरा क्वेश्चन ये कि भारतीय संस्कृति में सिर्फ महिलाएं ही अपने पति, अपने व्रत भाई, त्योहार अपने के पिता लिए व्रत ये सिर्फ त्योहार करते हमारा रहते हैं। मन है। हाँ, ये हमारा सिर्फ मन है कि हम उन रिश्तों से प्यार करते हैं। उससे होता कुछ नहीं है। मैं बहुत सारी औरतों को जानती है जो करवा चौथ नहीं करती, उनके पति हैं 70-70 साल के। तो ये सिर्फ एक मान्यता है कि अगर हस्बैंड कुछ नहीं सोचते तो सुनते हैं, तो मैं भी कहती हूँ कि व्रत तोड़ू क्या। तो ये तो सिर्फ एक मान्यता है कि हम उन रिश्तों से प्यार करते हैं, इसलिए व्रत और त्योहार और ये सब करते हैं। मेरे मेरे लिहाज से अगर आस्था के रूप में देखा जाए तो सिर्फ ये एक आपका मानसिक वो है, अपने आप को संतुष्टि है कि हमने ये व्रत उनके लिए करा, उनकी आयु लंबी होगी। अब ये तो भगवान ज्यादा बेहतर जानते हैं कि आयु लंबी होगी या छोटी होगी या ज्यादा होगी। ऊपर वाले ने जितनी चाबी भरी हुई है, खिलौना उतने दिन चलेगा। बहुत सारी लड़कियां हैं, युवतियां हैं, यंग एज में वो हो जाती है। तो खैर, ये तो ऊपर वाले की लीला है। बाकी मेरी तरफ से तो ये मतलब मिथ ही है। बाकी सिर्फ ये एक अपने अपने मन को संतुष्टि देने के लिए कि हम इन रिश्तों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम व्रत और त्योहार करते हैं। क्योंकि हमारी एक ये सामाजिक परंपराएं चलती आ रही है। हमने अपनी माँ को देखा है, माँ ने अपनी माँ को देखा है, हमने अपनी सास को देखा है। तो वो रिश्ते चाहते हैं कि हम ये उनकी खुशी के लिए करें, हम ताउम्र करते हैं उन्हीं रिश्तों को खुश करने के लिए। बाकी जी। इनका और कोई किसी चीज से लेना देना नहीं है। जनता सावधान रहे। ठीक ठीक। मैम, इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं भारतीय महिलाओं के लिए, या जो एक्टिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो बच्चे या जो भी एक्टिंग के क्षेत्र में है, वो अपने कैरियर को कैसे निखारें? तो आप कह सकते हैं, इसके बाद इस संवाद को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बिल्कुल। जयदीप जी, मैं सिर्फ महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि एक्टिंग की फील्ड बहुत अच्छी है। आप किसी भी तरह की गलत धारणा अपने अंदर ना रखें कि वहाँ बुरे लोग हैं। बुरे लोग हर एक फील्ड में हैं। वो किसी भी आप क्षेत्र में चले जाएं, डिपेंड करता है कि आप कितनी मजबूत हैं। अगर आप मजबूत हैं तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे संग हमेशा मुझे अच्छे लोग मिले, और जो लोग बुरे होते भी है वो अपने आप किनारा कर जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऊपर वाले ने वो तासीर दी है, हमारी आंखों में वो तासीर दी है कि सामने वाला उनको फेस नहीं कर सकता। अगर आप गलत नहीं है तो आपको कोई भी गलत नहीं कर सकता। दूसरी बात ये, एम्बिशियस होइए, लेकिन ओवर एम्बिशियस नहीं। ओवर एम्बिशियस जो भी इंसान होता है, फिर वो जाके कीचड़ में ही गिरता है। तो अपने आप को, आप शॉर्टकट मत चुनिए, लंबा रास्ता चुनिए। लंबा रास्ता बहुत तकलीफ भरा होगा। रोज उठिए, रोज सोचिए कि मुझे आज आपको तराशना है, अपने आप को तराशना है। लेकिन एक दिन मंजिल तक पहुंचा देगा। और उस तकलीफ के बाद जब आपको मंजिल मिलेगी ना, तो उसका मजा बहुत अच्छा होगा, बहुत सुकून भरा होगा। अंदर कोई गिल्ट नहीं होगा कि हम कुछ गलत करके आगे बढ़े हैं। लेकिन अगर आपने छोटा रास्ता चुना, गलत रास्ता चुना, तो एक गिल्ट आपको हमेशा खाता रहेगा कि यार, इसके लिए हमने कीमत बड़ी लगा दी। तो इसलिए जो समझना चाहती हैं वो इन चंद लाइनों में समझ जाएंगी कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना। क्योंकि आप अकेली बाहर नहीं निकलती हैं, आप अपने फादर की, अपने परिवार की इज्जत साथ में लेके निकलती हैं। तो जी। अपने आप से, अपने मॉरल वैल्यूज से समझौता मत करिए अपने सपनों की खातिर। जी मैम। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया जयदीप पत्रिका को।
थैंक यू सो मच जयदीप जी, आपसे बात कर वाकई बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम।